नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, उस हेतु से हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, ताकि आपकी करंट अफेयर की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी पॉइंट जरूरी है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आप उसको नोट कर सके। और हम जो पॉलिटिकल कुछ एडिटोरियल न्यूज होते हैं उस पर डिस्कशन नहीं करते, वो डिस्कशन करने से बचते भी, आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। और जो बच्चे रेगुलर करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देखते हैं, उनका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो, इसलिए हम ट्राई करते हैं सबसे इफेक्टिव टाइम में जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको जो जरूरी है, चार्ट, ग्राफ्स, उसकी भी मैं आपको समझ देता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट ieslifestyle.com पे जा सकते हैं, वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी या यूपीएससी एग्जाम से जुड़ी यदि आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले आज का जो एडिटोरियल है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला एडिटोरियल है वो मेनली बेस्ड है, यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, और हालांकि ये पॉलिटी और जो हमारे पॉलिटिशियन है, ठीक है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमको पॉलिटिशियन वाली चीज नहीं चाहिए, हमको जो पॉलिटी वाली है वही चीज चाहिए। वो मैंने दो चीजें यहाँ पे हाईलाइट की है, आप समझ सकते हैं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, बाद में ये दोनों पॉइंट है वो मैं आपको कवर कर लूंगा। एक कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन होती है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात हुई है, दूसरे राज्यों की बात हुई है, जो गवर्नर है उसके रोल को लेके बात हुई है, ठीक है। तो उसमें जो पॉलिटिकल जो एंगल है वो अपने काम का नहीं है, वो अपने को देखना नहीं है। अपना जो देखना है वो है कि भाई जो भी करंट टॉपिक है उसमें गवर्नर के रोल को लेके चर्चा चल रही है, तो आपको गवर्नर का पता होना चाहिए। ये आएगा जीएस पेपर 2 में, पॉलिटी के सेशन में, जहां पे आपको गवर्नर प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव टॉपिक में। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है वो मैं बता देता हूँ। दो कंडीशन होती है, जैसे कि एक रहता है कि भाई सेंटर में जिसकी भी गवर्नमेंट हो, यदि स्टेट में भी उसी गवर्नमेंट हो तो वहां पे टेंशन कम होती है, उनके कार्य भी अच्छे से होते हैं, ये हमने कंडीशन देखी है, वो आपको पता भी होगी। लेकिन सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल देके मैं बात करता हूँ कि मान लो सेंटर में बीजेपी अभी करंटली, आपको ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम अपने आंसर में लिखना है, ना तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का लिखना है, और ना तो किसी का नाम लिखना है। मैं आपको समझने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ सके कि भाई सेंटर में अभी बीजेपी है और स्टेट में मान लो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की तो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, या दूसरे कोई ऐसे राजस्थान ले लो जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहां पे गवर्नर का जो रोल होता है उस रोल को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे आपको पता हो कि गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर का जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक गवर्नर अपने पद पे बने रह सकते हैं, फिर वहां से वो, जब उनको गवर्नर, प्रेसिडेंट गवर्नर को बोले कि आप अपने पद से इस्तीफा दे देते, उनको देना होगा, आप उनको सीट वैकेंट करनी होगी। हालांकि यहाँ पे कहा यह गया है, जो पहले से डिमांड है कि भाई चलो ये तो ठीक है कि भाई प्रेसिडेंट है वो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, लेकिन जब उसको आप हटा रहे हो या उसको अपने पद से दूर कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको रीजन दो कि उनको पद से हटाया क्यों गया है, ठीक है। इससे प्रावधान होना चाहिए, यानी इनका टेन्योर फिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मान लो कि भाई इस महीने में प्रेसिडेंट सर ने गवर्नर की नियुक्ति की, 6 महीना 1 साल हुआ तो उसको साइड करके दूसरे को नियुक्त किए, ठीक है, क्योंकि टेन्योर तो कुछ फिक्स है नहीं उस प्रकार से। और इसकी कंपैरिजन करें हम तो जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट का होता है, भाई अमेरिका प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक ही बार होता है, ठीक है। 4 साल में यदि मान लो पहले साल या 6 महीने में यदि प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, डोनाल्ड ट्रम्प जी की मृत्यु हो जाती है, तो मैं चाहता नहीं हूँ, हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेगा। यदि प्रेसिडेंट की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके अलावा भी लाइन में लोग खड़े होते हैं, वो प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। तो वहां पे टेन्योर फिक्स है, 4 साल का रहेगा।
कोई भी आपत्ति आ जाए, कोई भी दुर्घटना घट जाए या कोई भी घटना घट जाए, ठीक है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन नहीं होते, तो उसी प्रकार से गवर्नर का एटलीस्ट टेन्योर, मिनिमम टेन्योर फिक्स करके रखो, क्योंकि आप समझ सकते हो किसी भी एरिया में, क्योंकि एक चीज आपको पता होगी कि जो करंट जो भी कोई स्टेट होता है वहां पे गवर्नर उसी स्टेट का नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपको चीज पता होगी। तो यदि वो दूसरे स्टेट से आया है और वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है या सीख रहा है या कुछ भी कर रहे हैं, वो गवर्नर, उनको एक्सपीरियंस तो होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, एकदम फ्रेशर लोगों को भी सिस्टम में नहीं लाते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक साल में यदि पूरी समझ आ जाए और अच्छे से वो करने लगे, ऐसा भी नहीं होता। तो इतने साल में तो पता चला कि भाई प्रेसिडेंट का मूड चेंज हो गया और उन्होंने गवर्नर का जो पद है वहां पे हटने के लिए बोल दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको गवर्नर की चैलेंजेस क्या है, ठीक है, वे वो भी जैसे उनको भी कार्य जो मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है, उनकी एडवाइस भी करना है, सेम है, कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो उनको टेन्योर को लेके जो है कि भाई जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही वो पद पे बने रहेंगे, उस चीज में डिमांड की जा रही है कि आप उसमें बदलाव करें, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए, केस दिए गए, कमीशन के रिकमेंडेशन दिए गए हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जो गवर्नर से जुड़े हो, जो मैं अपने जो ऑनलाइन यूपीएससी कोर्स है वहां पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन में तो करते ही है हम, ऑनलाइन में भी कोर्स है तो वहां पे भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे। अभी यहाँ एक चीज अच्छे से बताई गई है, वो आप समझ लीजिए, ठीक है, आपके भी काम आएगी यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करके आप कोई भी ऑफिसर बनते हो, तो ये काम आएगा कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक के सर्वेंट है, पॉलिटिशियन के नहीं या पॉलिटिकल वर्कर के नहीं, ठीक है। ध्यान से समझिए कहना क्या चाहता है, यानी यहाँ पे मेनली जो इलेक्टेड और सिलेक्टेड के बीच में जो डिफरेंस है वो एक ही लाइन में यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया है कि जो सिलेक्टेड पीपल है लाइक यू, आप यूपीएससी एग्जाम या जो भी कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम है वो पास करके आप वहां तक पहुंचे हो, ठीक है, आपको किसी ने इलेक्शन जितवा के वहां पे भेजा नहीं है, आपका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, ठीक है, आपको पब्लिक के लिए कार्य करना है, ना कि जो पॉलिटिशियन वहां या पॉलिटिशियन के जो वर्कर लोग हैं वो वहां पे जो आ रहे हैं वो आपको आदेश दे, आप उस प्रकार से आपको कार्य नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अभी करंट माहौल आप देखेंगे, ज्यादातर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो सरकारी बाबू लोग होते हैं, वो पॉलिटिशियन या उनके साथ जुड़े हुए लोगों के आदेशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, काफी सारी हम न्यूज चर्चा करते हैं, हालांकि द हिंदू में जो न्यूज आती है वो काफी सारी बैलेंस वे में आती है, लेकिन आप वैसे भी दूसरी भी यदि न्यूज देखते तो आपको सिनारियो पता ही होगा कि आपने देखा होगा यदि कोई पॉलिटिशियन है तो उसके कहा अनुसार पुलिस और बाकी जो तंत्र है वो कार्य करते हैं, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस रहता है, रीजन जो भी हो, लेकिन वो पता ही होगा। आज पुलिस रिफॉर्म में भी देखेंगे तो यही सारी चीजें बात होगी, तो अब जो वास्तविकता है, ठीक है, उसको नकार नहीं सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो पब्लिक सर्वेंट है यानी जो भी कोई ब्यूरोक्रेट्स है, ठीक है, वो पब्लिक की सेवा के लिए, न कि पॉलिटिशियन के वर्कर या पॉलिटिशियन के लिए, तो वो चीज आपको हमेशा याद रखनी। एक डिबेट बार बार होती है, सरकार में महत्व किसका है, जो इलेक्ट होके आते 5 साल उनका, या जो सिलेक्ट होके 20 या 50 या जो भी साल के लिए आते उनका, ठीक है, ये डिबेट चलती रहती है। इसका भी आपका क्या सोचना है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो है जीएसटी कंपेंसेशन सेस के लिए। तो इसका टॉपिक की चर्चा जो फ्रंट पेज पे जो आई है न्यूज वहां से डिस्कस करेंगे और डिटेल, हालांकि इसके सारे जो पॉइंट है, ठीक है, वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, सेंटर और स्टेट का जीएसटी कंपेंसेशन सेस का, और जीएसटी में जो गैप आया है सेंटर को जो स्टेट को देना है वो सारी डिटेल में आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। आज फिर एक बात करेंगे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके बारे में, तो उनको 10 साल अभी खत्म हो गए, 2010 में इसका गठन हुआ था और अभी 2020 में उसको 10 साल खत्म हो गए। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके काफी महत्वपूर्ण रखती है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, खास करके तभी जब विशाखापट्टनम जैसा कोई भी गैस जो बॉयलर है जिसमें स्टर्लिंग गैस रिलीज हुई थी, ठीक है, ऐसा कोई भी इंसिडेंस होता है तब उसके मेंस एग्जाम में एनजीटी से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे काफी सारी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन दी है जो कि आपको प्रिपेयर करनी है एनजीटी के बारे में, तो आप देख लीजिएगा, चैलेंजिंग देख लीजिएगा, सॉल्यूशन की भी चर्चा की है, उसमें मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके क्या बात हो रही है। तो सबसे पहले समझिए एनजीटी है और ट्रिब्यूनल है, ठीक है।
ट्रिब्यूनल की गठन हम क्यों करते हैं, ताकि आपको पता हो कि भाई हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है, वहां पे आपको एक चीज पता होगी, यदि कोई केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चलता है तो उस केस को खत्म होने में तकरीबन 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, वो कहना मुश्किल होता है। अगर उसको फास्ट ट्रैक काम करना है, ठीक है, यानी जितना हो सके उतना जल्दी उस चीज को सुनना है और कंप्लीट करना है ताकि आगे प्रोसीजर हो सके, उसके लिए ट्रिब्यूनल की गठन होती है, ठीक है। सेम एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से जुड़े, इससे कोई भी ऑफेंस है, ठीक है, कि कोई भी जो अपने लॉ है उसका वायोलेशन है, तो उसके लिए वो पूरी प्रॉब्लम सुनता है और अपना डिसीजन फास्ट देता है, ताकि उससे जुड़े जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो आसानी से क्या हो सके, हल हो सके, उसमें ज्यादा टाइम ना लगे, उस चीज का क्या हो, अंत आ जाए कि भाई जो भी किसी भी पक्ष में निर्णय देना वो आ जाए। और एक चीज मैं आपको तभी विशाखापट्टनम वाले केस में डिस्कस किया था, इंडिया के पास जो नेशनल एनवायरमेंट से जुड़े रूल है, एक्ट है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है, वो मैंने आपको देखा था। और एक विशाखापट्टनम भी एक एग्जांपल है कि वहां पे उनके पास लाइसेंस ना होते हुए भी उनको ज्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसके प्लांट को बंद नहीं किया गया, प्लांट वर्किंग कर रहा है। उल्टा हमने जो एनवायरमेंट इम्पैक्टमेंट असेसमेंट है ड्राफ्ट, वहां पे भी चेंजेस कर दिया कि भाई पहले जो कोई भी इंडस्ट्री जो कि जिसकी वजह से एनवायरमेंट या किसी और भी प्रकार का पोल्यूशन यदि फैल रहा है तो उनको पहले लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद वो कंपनी खुल सकती है। तो उसमें भी हमने चेंजेस कर दिया, ठीक है। क्या किया कि भाई आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हो, उसके बाद जरूर पड़े तो आप अपने कार्य के साथ साथ जो लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और वो वैलिड गिना जाएगा। उसके लिए भी टाइम लिमिट नहीं रखी है, यानी मान लो कि भाई जो कंपनी 90 साल से चल रही है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, और 91 साल में मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो बताए कि भाई अभी हमने तो अप्लाई किया है, आया नहीं है, प्रोसेस चल रही है, ठीक है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो सामने आई थी। तो यहाँ पे हमने एनवायरमेंट और इकोनॉमी में मैंने आपसे पहले ही बात की है, अभी जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करते हैं कंपेरेटिवली एनवायरमेंट। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यहाँ पे रोल बढ़ जाता है, क्योंकि जब कभी भी किसी चीज को जिस फोकस से बनाया जाए उस फोकस से हट जाए तो उस संस्था को, ठीक है, उस ट्रिब्यूनल को कैसे काम करना चाहिए, उसी में के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की गई है, ठीक है। तो यदि आपने अभी भी एनजीटी पे प्रिपरेशन नहीं किया, तो अभी प्रिपेयर नहीं किया तो आप कर सकते हैं। फिर मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, वहाँ पे इंडिया का 94 रैंक है आउट ऑफ 107 में, ठीक है, 107 कंट्री में से इंडिया 94 है। ब्रिक्स की बात करें तो इंडिया का परफॉर्मेंस सबसे खराब है, और हमारे जो पड़ोसी है, ठीक है, हमारे पड़ोसी है, उसमें भी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, वो सभी हमसे आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म बताई गई है, एक है वास्टिंग और दूसरी है स्टनिंग। तो पहले ये देख लेते हैं, एक क्या है अंडर 5 ईयर वाली, ठीक है, ये देखने के बाद बाकी जो पॉइंट है वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे है चुन्नू, मुन्नू, नुन्नू और लुन्नू, ठीक है, चार आपके सामने है, चारों की कंडीशन बताई गई। जहाँ पे पहला है जिसकी नॉर्मल है, हाइट भी नॉर्मल है, बॉडी भी नॉर्मल है, आप देख सकते हैं एकदम जो होनी चाहिए आइडियल जो है उसी प्रकार से। फिर आती है वास्टिंग की कंडीशन, वास्टिंग यानी हाइट तो है लेकिन वेट नहीं है, यानी ये भाई ऐसे दुबले पतले हैं कि यदि हवा का झोंका जोर से आए तो सबसे पहले ये भाई उड़ेंगे। दूसरी कंडीशन है वहां पे वेट है, हाइट नहीं है, ठीक है, एक क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है, ये दो कंडीशन आप याद रखिए, ये दो कंडीशन याद रखिए और ये दो कंडीशन याद रखिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, नॉर्मल और वास्टिंग, नॉर्मल यानी सब कुछ सही है, हाइट और वेट दोनों सही है। वास्टिंग में क्या होता है, हाइट तो सही है लेकिन वेट सही नहीं है, और दूसरी कंडीशन आएगी, ठीक है। और डिफरेंस में क्यों कर रहा हूँ, डिफरेंस में कर रहा हूँ यहाँ पे कंपेरिजन एज के साथ करनी है, यहाँ पे एज के साथ नहीं, यहाँ पे बॉडी और हाइट के और वेट के साथ है, ठीक है। स्टर्निंग और अंडरवेट में क्या होगा, अंडरवेट में होगा कि भाई जो एज है उसके अनुसार वेट नहीं है, और यहाँ पे स्टर्निंग रहेगा कि भाई जो एज है उसके प्रकार से वेट तो है लेकिन हाइट नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रीलिम्स में यदि यहाँ से सीधे सीधे इन दोनों कंडीशन के ऊपर आपको क्वेश्चन कर ले और बाकी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे तो वो पूछ सकते हैं वास्टिंग क्या है और स्टर्निंग क्या है, दो स्टेटमेंट दे दे और आपको पूछ से यहाँ पे एज है, सेम यहाँ पे एज भी लिख दे कि भाई एज के हिसाब से हाइट कम है और एज के हिसाब से वेट कम है, तो एज के हिसाब से वेट कम है उसको अंडर वेट कहते हैं, ठीक है। वेस्टिंग किसको कहते हैं कि भाई जो हाइट है उस अनुसार वेट नहीं है उसको वेस्टिंग कहते हैं।
तो यहाँ से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से ये जो फिनोमिना है वो आपको याद रखना है। अभी बात कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। तो इसमें 4 पैरामीटर है, ठीक है, जिसमें देखा जाता है, जिसमें चाइल्ड मोर्टालिटी है, ठीक है, फिर जो भी ये अपना जैसे बॉडी वेट है, वास्टिंग है, स्टनिंग है, उस सभी चीजों पे पॉइंट की देखे जाते हैं और वहां से 0 से लेके 100 का रैंक मार्क्स दिए जाते हैं उस प्रकार से। यहाँ पे 0 है रैंक यानी वो सबसे अच्छा है, और 100 है यानी वो सबसे खराब है, ठीक है। ये उल्टा है, जैसे मान लो किसी बच्चे का 99 आया है तो उसको खुश नहीं होना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, उसके लिए वो दुविधा है। लेकिन यदि 0 आया है, 1 आया है, 2 आया, तो उसके लिए अच्छी कंडीशन है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। इंडिया का स्कोर यहाँ पे है 27.2। तो कंडीशन क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या क्या चीजें देखी जाती है वो पूछ सकते हैं। सेम उसी प्रकार से मान लो कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए आपसे पूछ ले, ऐसे भी सेंटेंस पूछ ले कि भाई ब्रिक्स देशों में इंडिया का परफॉर्मेंस, मान लो कि भाई जो रशिया है, ठीक है, उससे अच्छा है, ऐसा एक स्टेटमेंट दे दे तो ये गलत होगा क्योंकि इंडिया का सबसे खराब है। दूसरा कि भाई पाक जैसे ऐसे दे दे, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का भारत से अच्छा है और पाकिस्तान का भारत से बुरा है, ठीक है, तो हमको लगे भाई ये तो सही होगा तो हम टिक कर दे। तो आपको ये सब जो चीजें हैं जो आपको प्रीलिम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या होता है देखना होता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि आप भावनाओं में बह के गलत आंसर है, ठीक है, जो आपको लॉजिकली सही लगते हैं लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो ऐसे प्रकार पूछे जाते हैं क्योंकि अभी यूपीएससी कर भी ऐसा रहा है, करंट में जो भी कोई टर्म चल रही है उस टर्म को, जैसे अभी यहाँ वास्टिंग और स्टनिंग है, यहाँ पे अंडर 5 ईयर लिखा है, ठीक है, हो सकता है 5 ईयर से जो ऊपर उन बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को ना मिलती हो। और चाइल्ड मोर्टेलिटी को लेके मैंने आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया था, जब हमने एक टॉपिक करंट का डिस्कस किया था कि भाई जो लड़कियां हैं उसकी शादी की जो लीगल एज है उसको 18 से बढ़ा के 21 करना चाहिए। वहां पे गवर्नमेंट के जो तर्क थे और वास्तविकता जो थी वो मैंने डिटेल में आपको डिस्कस की थी। तब हमने चाइल्ड मोर्टेलिटी पे बात की थी, जो चाइल्ड है उसके हेल्थ के लिए बात की थी, ठीक है। और डिटेल में मैंने एक चीज आपको डिस्कस की थी कि भाई गवर्नमेंट ये सब जो चीजें है उसका कारण है गरीबी, ठीक है, बेरोजगारी। अब इन सब पे काम ना करना पड़े, इन सब पे ज्यादा कुछ फोकस ना करना पड़े, ज्यादा खर्च ना करना पड़े, तो इसलिए सरकार क्या कर रही है कि भाई एक काम करते हैं, हम जो शादी की लीगल एज है, ठीक है, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आएंगे पार्लियामेंट में, वो बिल पास कर लेंगे और बता देंगे कि भाई देखो हमने इससे जो माता है उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा कार्य कर दिया। अब माता स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जबकि मैंने वास्तविकता आपको बताई थी, इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है गरीबी और बेरोजगारी। अब जिसके पास पानी या खाना खाने के भी पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो लोग कैलोरी तो लेंगे, कैलोरी इंटेक तो होगी, लेकिन वो उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से वो क्या होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेम चीज है कि भाई वो यदि खाना, एक चीज मैंने और भी बात की थी कि भाई मान लो वो किसी भी प्रकार से कोई भी काम करके खाना खा लेता है। अब एक मैंने आपसे 290 मिलियन जो पीपल है उसके लिए भी बताया था कि वो रात को भूखे पेट सोते हैं। तो उसी कंडीशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई मान लो कि कोई भी किसानी हो गया, कोई भी मजदूरी वर्क हो गया, उससे उसको 3 टाइम का खाना तो मिल जाएगा, चावल गेहूं कुछ तो मिल जाएगा, उससे उसकी जो कैलोरी है उसकी नीड पूरी हो सकती है या हो भी नहीं सकती। लेकिन जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिलेंगे, इससे होगा माल न्यूट्रिशन, ठीक है। जिससे हम जो ये कंडीशन अभी देख रहे हैं ना, जैसे बच्चे की ग्रोथ है, हाइट है तो वेट नहीं है, वेट है तो हाइट नहीं है, तो ये सब इसी का कारण है। क्योंकि बच्चे में क्या होता है, वो बच्चे को खाना जो चाहिए, मान लो खाना तो खा लेता है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन है नहीं, तो प्रॉपर जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए बॉडी का हाइट वेट के साथ वो नहीं होता है। और सेम कंडीशन आपने दूसरे भी देखे होंगे, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं या मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, यानी वो ओवरवेट होते हैं। यहाँ पे अंडरवेट की कंडीशन से हम जूझ रहे हैं और बाकी सारे जो होते हैं वो ओवरवेट होते हैं कि भाई इनके हाइट के अनुसार, मान लो कि भाई किसी की हाइट 5.5 या 6 फुट है, अगर उसका आइडियल वेट 70 या 75 है, ठीक है, तो होता 90, 99 या 105 होता है, यानी वो ओवरवेट है, वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो उसकी डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करते। और एक चीज मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को, यदि आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है,
इजी बिजनेस है, और काफी सारे ऐसे पॉइंट है जो हम करंट में डिस्कस करते रहते हैं। यदि आप, मैंने जैसे जैसे बताया कि भाई यहाँ पे जो ये माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी वाली जो कंडीशन है, ठीक है, फिर हैप्पीनेस इंडेक्स है, उन सभी को यदि आप अच्छे से कोरिलेट करके जो स्टैटिक डेटा है उसको आप जोड़ नहीं पाते हो, आप सोसाइटी की प्रॉब्लम समझ नहीं पाते हो, आप इकोनॉमी की प्रॉब्लम समझ में नहीं पाते हो, पॉलिटिकल क्या हो रहा है वो समझ नहीं पाते हो, तो आप करंट अफेयर कितना भी पढ़ लीजिए, थियरी जीएस कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप में जो एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होगा। स्पून फीडिंग हर बार नहीं हो सकती। मैं आपको जो चीजें वही बताता हूँ, आप अच्छे से चीजों को पढ़े, ठीक है, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें नहीं बताता हूँ, कि ताकि क्या हो कि आपको जो मेन आइडिया है वो मिल जाए, फिर भी आपको एक बार तो पढ़ना पड़े एटलीस्ट। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि भाई आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लो, तो आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको यदि कोई दिक्कत आती है, ठीक है, पढ़ने के बाद, तो ये डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर होते हैं जहां पे आप डिटेल में इन सारे टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैं आपसे आगे डिटेल में बात करता हूँ, वो है जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन रेड्डी, उन्होंने कंप्लेंट की है आंध्र प्रदेश में जैसे चंद्रबाबू नायडू, और वहां पे आंध्र प्रदेश के जो जज है उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जो चीजें जरूरी थी वो बता दी थी, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर ये आंध्र प्रदेश वाला इश्यू क्या है। यदि आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश या ओडिशा से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारा आइडिया होगा। बाकी के स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ। ये बात है जब आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना सेपरेट हुआ, अलग स्टेट बना, तो जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद थी वो तेलंगाना में चली गई। अब आंध्र प्रदेश को अपनी खुद की कैपिटल डेवलप करना था, जिसको चुना गया अमरावती में। अब अमरावती में जो एरिया सिलेक्ट किया गया था, ठीक है, चुना गया था कि भाई यहाँ पे ये सारी जो चीजें बनेगी, मान लो कि वो एरिया है, वो जमीन और जो एरिया है वो ये है। अब आपको एक चीज पता होगी, यदि कोई एरिया है जहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना तो रास्ता है, ना घर है, ना कुछ है, तो उस एरिया की जो डिमांड है, यानी जो प्रॉपर्टी की डिमांड है, वो कुछ ज्यादा नहीं होती, वो कम होती है, उसकी प्राइस भी कम होती है। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि भाई जो गवर्नमेंट के लोग थे और ब्यूरोक्रेट्स के लोग थे, उन्होंने ये जमीन सस्ते दामों में खरीद ली है, फिर वहां पे अभी डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वो लोग जो अपनी जमीन बेच रहे हैं उसको बेनिफिट हो रहा है, यानी मान लीजिए 10-20 गुना बेनिफिट उनको मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें सब सब लोग इन्वॉल्व है। एक तो जो पुरानी गवर्नमेंट थी, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, और बाकी जो ये काफी सारे नाम यहाँ पे बताए गए, अपने काम का नहीं, अपने काम का सिर्फ मैटर है, वो मैं समझा रहा हूँ। तो उनकी सबकी जमीनें अभी वही लोग यहाँ पे दबदबा जमाए बैठे हैं। तो यहाँ पे जो जगन रेड्डी के द्वारा जब कभी भी पिछली पुरानी गवर्नमेंट के लिए कोई भी यदि उनके कार्य को लेकर कोई दुविधा है और हाईकोर्ट जाया जाता है, तो हाईकोर्ट के द्वारा उनके अगेंस्ट कोई फैसला सुनाया नहीं जाता, और जो भी जगन रेड्डी जी जो काम कर रहे हैं उनके काम को भी क्या रोका जा रहा है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अब आंध्र प्रदेश के जो जज है उनके खिलाफ करप्शन का चार्जेस उन्होंने बताया है कि भाई ये भी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, ताकि ये जो पुरानी गवर्नमेंट के जो करप्शन के केसेस है उसको अच्छे से मॉनिटर नहीं करते या उनके अगेंस्ट में कोई फैसला नहीं सुनाते। तो आप इस पे फोकस करो, ठीक है। ये पूरा इंसिडेंस आप समझ गए होंगे कि भाई जब कभी भी कोई पावर में होती पॉलिटिकल पार्टी, तो ऐसा होता कि भाई वो उस एरिया को खरीद लेती जहां पे डेवलपमेंट होने वाला है, फिर उसको जैसे ही डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट आ जाता है, मान लो यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाए पहले नॉर्मल खेत या नॉर्मल जमीन थी, ओपन मैदान था, ठीक है, इसकी प्राइस कुछ नहीं, फिर यहाँ पे हाईवे या मेट्रो या कोई भी और प्रोजेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, गवर्नमेंट या जो भी कोई यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है तो वो उससे 2 गुना 3 गुना या 4-5 गुना पैसा देता है, तो उनके बेनिफिट के लिए अच्छा होता है। तो इसी इसी करप्शन को केस को सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया कि भाई आप इस पे वॉच लगाओ। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये सारी चीजें सीक्रेटली होती है, यानी जो जगन रेड्डी जी है वो सीक्रेटली ये सारी इंफॉर्मेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सीजीआई होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको बेचते, ठीक है, ताकि ये सब पब्लिकली ना हो। लेकिन जगन रेड्डी जी ने क्या कहा कि भाई ये पब्लिकली होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर काम ना हो सके तो पब्लिक देख सके कि भाई किसने क्या गुल खिलाया है, उस प्रकार से इसको देखा जा रहा है। आपका भी क्या सोचना है आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं वीडियो की कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर बात करते हैं आज पुलिस रिफॉर्म के लिए मैं जो आपको बता रहा था उस चीज को, यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म को हाईलाइट किया गया है। पुलिस रिफॉर्म में काफी सारी आवश्यकता है। अब रिफॉर्म में काफी सारे हमने रिफॉर्म देखे,
ठीक है। जैसे कस्टडी में वो हमने केस देखा था लॉकडाउन में, जहाँ पे कस्टडी में बाप और बेटे की मृत्यु हुई थी। तो जो क्रिमिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, वहां पे भी रिफॉर्म की बात की गई थी। उसी प्रकार से पुलिस जो सिस्टम है, वहां पे भी रिफॉर्म की बात की गई। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे केस डिस्कस किए गए मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के और बाकी भी एरिया में, जहाँ पे पुलिस को कार्य को लेके कहीं ना कहीं सवाल उठते हो और उनकी पेनल्टी में या तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है या तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जरूरत जो रिफॉर्म की वो जो यहाँ पे मेंशन है, तो पुलिस रिफॉर्म के लिए 7 प्रिंसिपल है। ठीक है, 7 चीजें जो होनी चाहिए, जिसको 7 डायरेक्टिव पुलिस रिफॉर्म के लिए आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन होना चाहिए। जो डीजीपी होते हैं उनका टेन्योर 2 साल का होना चाहिए। उसी प्रकार से जो एसपी और एसएचओ होते हैं उनका भी 2 साल का ही टर्म होना चाहिए। और सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, इसको हम ये 6 पॉइंट से साथ में जोड़ के यहाँ कहा क्या करा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो व्यक्ति फंक्शन करता है, ठीक है, वही इंसान को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखना नहीं। वो हम अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। फिर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन करना चाहिए, ठीक है, सेटअप करना चाहिए। और दूसरी चीज, सेटअप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, दोनों लेवलों पे। स्टेट यानी स्टेट की एक इकाई होनी चाहिए जहाँ पे भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक होना चाहिए जो पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सके। अभी जैसे करंट सिनेरियो की मैं बात करूं जहां पे पुलिस की प्रॉब्लम चल रही, उसको मद्देनजर रखते मैं आपको बात करूं, पुलिस यानी अभी ऐसा हो गया है कि उनको खुद क्राइम करने का एक लाइसेंस मिल गया, ठीक है, क्योंकि उनको लॉ पता है, तो वो लॉ में रखे किसी भी प्रकार से अपना जो काम होता है उसको करते हैं। वो बदसलूकी भी करते हैं, हमने लॉकडाउन में देखा काफी सारे। तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट होनी चाहिए। देखिए अभी करंट सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। मान लो कि भाई किसी भी एसपी या डीजीपी के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी, ठीक है, तो जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का ही फंक्शन करते हैं वही एज ए इन्वेस्टिगेशन के रूप में आएगी। जैसे हमने विकास दुबे वाला केस देखा था कि भाई विकास दुबे वाला जो एनकाउंटर है वो फेक एनकाउंटर है या रियल एनकाउंटर है, रियल में वो भाग रहा था क्या, तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो लोग लॉ एंड ऑर्डर में फंक्शन कर रहे थे वही पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन के स्वरूप में। तो अब मान लो कि भाई जिसका भाई या रिश्तेदार ही जिसके खिलाफ यदि कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो न्यूट्रल कैसे कर सकता है। और इसके लिए बताया जाता है कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर का जो फंक्शन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन उससे सेपरेट होना चाहिए, उनका कोई रिलेशन होना चाहिए नहीं, ताकि वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रोक टोक के अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से कर सके, और यदि कोई दोषी है तो उसको दंड दे सके। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे पुलिस वाले खराब है। ठीक है, आप में से, आपके भी परिवार में से काफी सारे लोग पुलिस में होंगे, ठीक है, सब गंदे नहीं होते, सब खराब नहीं होते, ठीक, लेकिन कुछ खराब जो होते हैं उनकी वजह से पूरे सिस्टम को क्या किया जाता है, ब्लेम किया जाता है। एक चीज आपको पता होगी कि भाई जैसे ही किसी भी एरिया में पुलिस की अगर रेपुटेशन देखो, ठीक है, तो वो आपको पता ही होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेम प्रकार से यहाँ पे बताया जाए कि भाई नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन होना चाहिए सेंट्रल, ठीक है, जो पुलिस रिफॉर्म के लिए आपको ये जो 4 चीजें हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन होना चाहिए। जो डीजीपी है उसका सिर्फ 2 साल का ही टेन्योर होना चाहिए, 2 साल के बाद दूसरे का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और एसपी और एसएचओ का भी 2 साल का ही टर्म होना चाहिए। उसी प्रकार से जो लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शनिंग होता है, जो इंस्पेक्टर करते हैं, ठीक है, जो पुलिसमैन करते हैं, उससे सेपरेट होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर वाली टीम से कोई रिलेशन ना हो, ठीक है, सेपरेट ही डिपार्टमेंट हो। और पुलिस कंप्लेंट के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अथॉरिटी हो जिसको कंप्लेंट किया जा सके, यदि वो किसी को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं या अपने जो पद है उसका गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे बताया पुलिस वालों को ऐसा ही लगता है कि भाई हमको तो अभी क्राइम करने का क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया, ठीक है, और इसके दर्जनों एग्जाम्पल आपके पास होंगे क्यों रिफॉर्म की आवश्यकता है, क्यों इन चीजों को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुलिस रिफॉर्म पे जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो ये सारे पॉइंट आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे, जो यहाँ पे मेंशन ही है लेकिन अच्छे से याद हो सके, इसलिए मैंने आपको वो फिगर है, वो पिक्चर है, उस स्वरूप में बताया। उस पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आप अपनी बुक में पुलिस रिफॉर्म
कि आप अलग से एक नोट्स बना के वहां पे वो सारे रिफॉर्म लिख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है हफ्ते और एक महीने बाद में आपसे पूछो पुलिस रिफॉर्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आप नहीं बताएंगे। और ये आजकल का नहीं है, पहले से ही है, जिसमें डिमांड हो रही है, जिसपे कार्य हो रहा है, ठीक है। एनपीसी में क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए उसके बारे में डिटेल में डिस्कस होती रहती है, लेकिन हालांकि इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। और इस चीज को आप उसी प्रकार से भी जोड़ सकते हैं कि जो हमने पॉलिटिशियन वाला देखा, काफी बार ऐसा होता है कि भाई पॉलिटिशियन है जो लोगों को, आम लोगों को, जो कि वीकर है, ठीक है, जो अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, उनको परेशान करने के लिए ही पॉलिटिशियन पुलिस वालों को उनको परेशान करने के लिए भेजते हैं। यानी जो रक्षक है वही भक्षक का काम करते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, यदि आपके साथ आपको ऐसा कोई इंसिडेंट पता हो तो। और बाकी पुलिस रिफॉर्म में क्या क्या होने चाहिए, तो वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। फिर डिस्कस करते हैं आज फ्रंट न्यूज पे जो न्यूज आई है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो जीएसटी सेस है, जो सेंटर बैक टू बैक बोरो करके स्टेट को देने वाला है, उसके बारे में कुछ चीजें बताई गई है यहाँ पे। तो समझ लीजिए यहाँ पे क्या बताया गया है इनके द्वारा। उन्होंने बताया कि भाई जो जीएसटी सेस के थ्रू जो फंड स्टेट को, सेंटर को देना था, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उनको अलग से ही वो बोरो करके देना था, जो कि उन्होंने बैक टू बैक लोन लेके सेंटर ने स्टेट को प्रोवाइड किया है। अभी इसके बीच में क्या हुआ था, जैसे जीएसटी लाया गया था, ठीक है, तभी स्टेट को भरोसा दिलाया गया था कि भाई आप जितना कलेक्शन टैक्स के स्वरूप में करते हैं, यदि उसमें कोई भी कटौती हुई, ठीक है, कम हुआ, तो उसका जो गैप होगा वो हम जीएसटी कंपेंसेशन सेस के थ्रू एक सेस कलेक्शन करेंगे, वहां से सेंटर स्टेट को वो टैक्स प्रोवाइड करेगा, ये भरोसा दिलाया गया। लेकिन ये जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन था उसको एक्ट ऑफ गॉड बोला गया, ठीक है, कि भाई ऐसी कंडीशन है जहां जिसको सोचा नहीं गया था, ठीक है, जिसको समझना मुश्किल है, जिसको प्री प्लानिंग करके आप नहीं चल सकते, तो उसी वजह से प्रॉब्लम आया है। तो जो गैप हुआ था, उस गैप में जो सेंटर को स्टेट को देना था, उसके लिए सेंटर ने लोन लिया है और स्टेट को दिया है। ये इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे डिस्कस करते हैं आज एक स्पीसीज के बारे में जो कि है एक इंसेक्टिवोरियस लिजर्ड, ठीक है। तो 62 स्पीसीज पाई गई है इंडिया में। हालांकि जो भी स्पीसीज का नाम दिया गया है वो आपको एक बार याद रख लेना है, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी अपने जनरल फॉर्म के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन होता है वहां पे स्पीशीज देख के आपको पूछ सकते हैं हार्मलेस है या हार्मफुल है, इंसेक्टिवोरियस लिजर्ड है या दूसरा कुछ भी है, रेप्टाइल है, ठीक है। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वहां से इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी वो दे दी है। और अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिए, आप किस एरिया से, कहाँ से, ठीक है। और कंटिन्यूस करंट अफेयर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे जैसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।